नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, वक्फ़ ज़मीन को बचाने के लिए पूरे भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किस तरह की कोशिशें हो रही हैं, जद्दोजहद हो रही हैं, ये मामला किस तरह सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। दरअसल वक्फ़ बोर्ड और उसमें मौजूद असासाजात जो खरबों रुपयों की है, उसकी हिफाजत खुद हम लोगों ने नहीं की थी, जिसके नतीजे में दुश्मनों की नज़र उस पर पड़ गई और कुछ लुटेरे जो इसको लूट लूट कर खा रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि जब आवाम इसकी जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही, मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज कुछ मुस्लिम चेहरे जो वक्फ़ बोर्ड से जुड़े होते हैं, वही लोग इसको लूट लूट करके खा रहे हैं, तो हम भी उस लूट में क्यों ना शामिल हो जाएं। और उसी का नतीजा निकला कि वक्फ़ बोर्ड का मामला इस वक्त जो है सामने आया और उसके ऊपर अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अपने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लुटेरे जिनको हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, वक्फ़ की ज़मीन पर कब्ज़ा करना ही उनका शेवा बन चुका है। जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, जब कोई सवालात नहीं होते, जब उनकी निगरानी नहीं होती, तो ये लुटेरे सामने आ जाते हैं और लूटना शुरू कर देते हैं और उनका साथ देते हैं। अंदरूनी सतह जाली किस्म के, फ़र्जी किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना करके 100 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ ज़मीन, जिनकी कीमत ही करोड़ों में होती है, उसको बेचने की कोशिशें होती है। ये कोई दूसरा नहीं होता, ये अपनी ही कौम के लोग होते हैं। ऐसा ही मामला जो सामने आया है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में है हमारे कर्नाटक में, वो रामनगर की 50 एकड़ ज़मीन है, जिसके जाली दस्तावेज़ात बना करके, नकली और फेक दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स बना करके उसकी सौदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसके पीछे कौन है, इनको कौन बचा रहा है? क्या वक्फ़ बोर्ड इस सिलसिले में जो है, या वक्फ़ बोर्ड से वाबस्ता कर्नाटक के ज़िम्मेदारान हों या चेयरमैन हों या अक़लियती कमीशन से जुड़े हुए मुख्तलिफ़ अफसरान हों या हमारे अक़लियती वज़ीर हों, क्या इस जानिब तवज्जो दे रहे हैं? इसको जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी बात को लेकर के जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और उनके साथ जनाब अशरफ साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी की थी। दोबारा अब उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। उन्होंने मीडिया के सामने उस डॉक्यूमेंट्स को पेश करते हुए जो है अक़लियती कमीशन के अफसरान से और वक्फ़ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से, चेयरमैन से और जो है अक़लियती वज़ीर से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में पुलिस अफसरान की, डीजीपी की, डीआईजी का जो है सपोर्ट लें और उनसे जो है मालूम करें कि इसके पीछे कौन से ऐसे माफिया हैं जो इस ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए जाली दस्तावेज़ात बना करके कौम के असासे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अहबाब ने क्या कहा है। आज दोबारा आप लोगों को यहाँ बुलाने का हमारा मकसद ये है, हम लोग आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामनगर सिटी से करोड़ों रुपए लागत की जो जमीन, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था, उसकी लागत कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए है। कुछ लोग उसे बेचने और खरीदने की कोशिश किए हैं। इस ज़मन में आप लोगों को मतलब ही किया गया था और हमारी पिछली 31/12 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ डिटेल्स वगैरह दिए थे और बाकी के और हमारे सामने कई डिटेल्स आ रहे हैं। कई लोग जो है ना अप्रोच कर रहे हैं इसमें और बता रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इस सेल को रोका जाए और ये कौम की जो प्रॉपर्टी कौम के पास रहना, ये उन लोगों का भी मंशा है जो लोग हमें बता रहे हैं, फ़ोन वगैरह कर रहे हैं और वो हमारे साथ भी हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली साथ हमारे साथ भी हैं। इसमें जो है ना 31/12 दोबारा मैं ये कर रहा हूँ, 17/5/2025 को एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट में जो है ना अजमतुल्लाह खान, अमजदुल्लाह खान, इनके आधार नंबर ये सभी हैं, आसिफुल्लाह खान और फारूकुल्लाह खान, इनके दरमियान एक अग्रीमेंट होता है। ये मोहम्मद नईम
के नाम से एक एग्रीमेंट होता है 17/5/2025 को, और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो लैंड है 50 एकड़ 24 कुंटे 50 एकड़ 24 कुंटे इसे एग्रीमेंट करते हैं लोग, जबकि ये लैंड नोटिफाइड है और ये औकाफ की जायदाद दो में से एक है। और इन जायदादों को इनको मालूम होते हुए भी इसे खरीदने की कोशिश हुई है और बेचने की कोशिश हुई है। और यहां तक ये नहीं कि वहां के वक्फ ऑफिसर के सिग्नेचर्स और डिस्ट्रिक्ट ताल्लुक मैजिस्ट्रेट तहसीलदार के सिग्नेचर भी फोर्ज किए, इसमें फोर्ज करके उसको जो है ना इन्होंने बेचने की कोशिश करें। और इसमें जो है ना 5 करोड़ रुपए उन्होंने बतौर एडवांस दिया है, इस सेल एग्रीमेंट के तहत 5 करोड़ रुपए बतौर एडवांस भी दिया है उन्होंने, क्योंकि जबकि उनको मालूम था कि औकाफ की प्रॉपर्टी है, ना बेच सकते ना खरीद सकते, उसके बावजूद भी इन्होंने फोर्जरी से काम लिया है और फोर्जरी करके जो है ना इसे बेचने की कोशिश हुई है। जिसके लिए हम लोग पिछली दफे गए थे, रामनगर गए थे, हमने वहां लैंड का मुआयना भी किया था और लैंड बिल्कुल जो है ना हाईवे, नेशनल हाईवे मैसूर के जो हाईवे है, हाईवे सटी हुई है, उसके साथ ही है बिल्कुल। उसकी लागत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ है। 5 चौक 20 मतलब 200 करोड़ रुपए का घपला है ये। और ये कुछ नाम नहाद लोग जो अपने आप को होम के ठेकेदार कहते हैं, इन्होंने ही साजिश रची है, इसमें साजिश रच के जो है ना दूसरों को बेचने की कोशिश हुई है। और वक्फ बोर्ड वालों से हमारी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर जो है ना इस पर कार्रवाई करे और इसके पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे। और वक्फ बोर्ड के सीईओ से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेहरबानी से इस पे खास तवज्जो देकर इस जमीन को बचाने की और वक्फ बोर्ड में रहने की से जो है ना इसके लिए जो है ना कार्रवाई करें। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को जब रामनगर गए तो हम लोगों को पता चला कि भाई ये पुलिस स्टेशन एफआईआर हुआ है, इस पे एफआईआर जो है ना तहसील जो वक्फ ऑफिसर रामनगर है उसने एफआईआर कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके कंप्लेंट के साथ साथ जो है ना एफआईआर भी हुआ। एफआईआर में सिर्फ जो है ना सेलर को लिया गया है, परचेजर को नहीं लिया गया है, क्योंकि परचेजर और सेलर दोनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी करेंगे। 120B सेक्शन 120B के तहत दोनों मिलकर जो है ना कॉन्स्पिरेसी करें, दोनों के नाम आना चाहिए। वहां जो है ना वक्फ ऑफिसर ने दोबारा एक एप्लीकेशन दिया है रामनगर रूरल पुलिस स्टेशन को और कहा है कि इसमें जो है ना बायर्स को भी जो है ना इसमें सेलर्स को भी जो है ना इसमें इंक्लूड करें बायर के साथ साथ। बायर में जो है ना मोहम्मद नईम जो है ना उसके नाम ही ये हुई है, मोहम्मद नईम सन ऑफ अकरम पाशा, बेंगलोर बेंगलोर का इन्होंने एड्रेस दिया है। और जब कॉन्स्पिरेसी हुई है बायर और सेलर दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई है, जब बायर को छोड़ के सिर्फ सेलर को बुक कर रहे हैं तो ये गलत होगा। दोनों को बुक करना चाहिए और विटनेसेस को भी इसमें बुक करना चाहिए, क्योंकि इन सबको मालूम था कि ये औकाफ की जायदाद है। और उसके बाद वक्फ ऑफिसर रामनगर फिर दोबारा जो है ना पुलिस स्टेशन जाके और एक कंप्लेंट उन्होंने किया कि उसमें कहा कि बायर और सेलर दोनों को भी आना चाहिए इसमें, तो उस पर आज तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और कार्रवाई इसके ऊपर जरूरी है, क्योंकि दोनों फरीकैन मिलकर जो है ना इस पे एग्रीमेंट किए हैं, दोनों के सिग्नेचर्स हैं, बायर के भी हैं सेलर के भी हैं। इन दोनों को आना चाहिए, सिर्फ एक आदमी एक पार्टी नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों को होना चाहिए। हम जो है ना आज शाम को डीजी मिस्टर सलीम साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं, 4 बजे उन्होंने बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं वहां, उनकी नोटिस में लाएंगे और लाके उनको डायरेक्शन ये दिलाएंगे कि भाई दोनों फरीकैन को जो है ना दोनों सेलर और बायर दोनों को भी जो है ना एफआईआर में शामिल किया जाए, या एडिशनल एफआईआर करना है तो एडिशनल एफआईआर करें, लेकिन जो है ना बायर सेलर दोनों को भी आना चाहिए इसमें। और इस जमाने में हमने एक लेटर भी बनाया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। इस लेटर के तहत हमने उनसे गुजारिश की है कि रामनगर पुलिस रूरल पुलिस थाने को जो है ना डायरेक्शन दिया जाए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो
जो क्राइम नंबर उन्होंने बिक किया लगाया है 298/2025, इसमें जो है ना सबसे ज्यादा ये जो है ना जो तहसीलदार रामनगर है वो ताल्लुक मैजिस्ट्रेट भी होता है। एक मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर भी जो है ना फोर्ज हुआ है। अब मैं ये कोशिश करूंगा, ये इस दफे हम जाएंगे रामनगर, फिर 2-4 दिन में जाने की हम सोच रहे हैं। जब जाएंगे तो हम रामनगर तहसीलदार से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है ना फौरी तौर पर उनका सिग्नेचर फोर्ज हुआ है इस ताल्लुक से जो ना FIR दर्ज करें। रामनगर तहसीलदार से भी हम मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। अग्रीमेंट है, रिलीज डीड एक है इन्होंने बनाई है, एक अग्रीमेंट बनाई है, एक रिलीज डीड बनाई है। उन्होंने 2 डीड बनाए हैं, 2 भी रजिस्टर्ड है, दोनों को रजिस्टर कराया है उन्होंने। जबकि इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये जायदाद औकाफ की है, बावजूद उसके इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नाम और भी सामने आया है, अभी उस पर छानबीन चल रही है, देखेंगे कुछ एक आलिम भी इसमें शामिल है बोल के मालूम हुआ है और उसकी छानबीन चल रही है। जैसा उनका नाम क्लियर होगा, जैसे उनका नाम हमारे सामने सबूत के साथ आएगा, तो दूसरी मुलाकात में जो है ना इंशाअल्लाह मैं उसे भी आपके सामने रखूंगा। तो वक्फ बिल वक्फ एक्ट बन गया है जी, दहशत सी है वक्फ एक्ट की पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर। ऐसे हालात में भी इतनी बड़ी बड़ी जायदादें कब्जा करके बेचने की कोशिशें चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, ये कैसे मुमकिन है? इतनी हिम्मत, जरूरत, बड़ी कैसे आ रही है? जब किसी लीडरशिप का सपोर्ट किसी को मिल जाता है तो अपने आप को बहुत बड़े ये समझते हैं, वो अपने आप को उसमें वो समझते हैं कि वो लीडर उनको बचा लेगा। अब यही तो मालूम है, कुछ आलिम भी इसमें शामिल हैं, एक आलिम का नाम सामने आया है और जो है ना कुछ पॉलिटिशियंस भी जो है ना पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है ये औकाफ की जायदाद है, बावजूद उनके दिल में डर ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो है ना एक सियासी हाथ भी है। तो इसलिए जो है ना उनको जो है ना बगैर डर खौफ के जो है ना ये काम कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में एक्सपोज हो गए कि कौन वो मिनिस्टर या पॉलिटिशियन है, कौन आलिम जिनके नाम आएंगे उनके हम जरूर हम बाहर लाएंगे, उसको छोड़ेंगे। आइए, इसको तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी इस पे, और इस पे जो है ना जो जिसने भी इसमें ये किया है, जुर्म किया है, उनको सजा मिलनी जरूरी है और मिलेगी। हम ये कोशिश करेंगे उनको सजा मिले। इस एग्रीमेंट के तहत जो है ना इन्होंने 4 करोड़ रुपए दिया है, चेक से 4 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। 50 लाख के अजमतुल्ला खान को 2 चेक दिए हैं। ये चेक यस बैंक का है, जयनगर 7th ब्लॉक का है कोई, और जो है ना अमजदुल्ला खान को इन्होंने 2 चेक दिए हैं, वो भी 50 लाख के हैं, ABS बैंक के हैं, और डेट है इसका 22/5/2025। 22/5/2025 को इन्होंने दिया है। 17/5 को इन्होंने अग्रीमेंट में डाला है, अग्रीमेंट किया है। चेक तो 22 को दे रहे हैं, 17/5 को एग्रीमेंट हो रहा है यहां। और इन्होंने ये भी कहा, एक और साहब को उन्होंने ये दिया है, आसिफुल्लाह खान को भी 2 चेक उन्होंने दिए हैं 50 लाख के, और वो भी सेम बैंक है। और फारूकुल्लाह को भी उन्होंने 2 चेक दिए हैं 50 लाख के। और बाद 19/5/2025 को इन्होंने लिखा है इसमें 50 लाख रुपए हमने कैश दिए। किस किस को दिए इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि 50 लाख रुपए बाई कैश दिए हैं। 50 लाख रुपए बाई कैश दिए हैं, तो इसकी भी इंक्वायरी होना जरूरी होता है, क्योंकि 20,000 आज के कानून के तहत 20,000 से ज्यादा की रकम जो है ना कैश में दी नहीं जा सकती। अगर कोई लेन देन कर रहा है कैश में, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस ताल्लुक से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग, ये कहां से आया पैसा इनके पास, नईम के पास ये पैसा कहां से आया, 50 लाख रुपए उन्होंने कहां से निकाले थे और कहां रखे थे और कैसे दिए, किसको दिए। लेना 20,000 से ज्यादा का कैश लेना और देना दोनों जुर्म है। न्यू
इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है ना 20,000 से ज्यादा, वो भी एक साल में, एक दिन में नहीं है, एक साल में 20,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। और इन्होंने 50 लाख इसमें कैश बताया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। हम इनको भी लिखेंगे, पूछेंगे इनसे, सवाल पूछेंगे ये 50 लाख रुपए इनके पास आए कैसे और उन्होंने लिया कैसे, ये भी सवाल हम करेंगे, उनसे बात करते हैं। इनकम टैक्स को भी लिखेंगे, मैं ही लिख रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। 50 लाख आए कहां से तुम्हारे पास कैश, उसका हिसाब तो देना है ना इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम 2025 के आखिरी दिन मिले थे, अभी नए साल में मुलाकात हो रही है। अभी अभी आपके सामने जनाब सैयद अशरफ साहब ने रामनगर की वक्फ जायदाद के ताल्लुक से जो भी तफसीलात बयान की है, उसमें थोड़े मज़ीद इजाफा करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई दस्तावेज, कई लोगों ने हमें कई इंफॉर्मेशन दिए। जैसे ही ये मामला जो है तकरीबन 2023 से ये लैंड ग्रैबर्स एक माफिया रामनगर की अंजुमने जामा मस्जिद की जो जायदाद है, वक्फ जायदाद, इसके पीछे जो है कई दस्तावेज तैयार कर रहे थे। 16 अगस्त 2024 को ये जो जायदाद है, वक्फ की जायदाद, बैलगुम्बा विलेज में रामनगर के, इसे पिछली बार हमने कहा था कि वहां के एक जमींदार नबी साहब ने जामा मस्जिद को ये वक्फ की थी 1943 में। तो 16 अगस्त 2024 को मरहूम नबी साहब के एक पोतरा और एक और शख्स, पोतरे का नाम नजीर अहमद, एक और शख्स नूरुल अमीन, जो जाली मोहल्ला बेंगलोर में रहते हैं, इन दोनों ने मिलकर 50 एकड़ जमीन की एक जीपीए, स्पेशल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मोहम्मद नईम के नाम करते हैं। उसके बाद अभी अभी अशरफ साहब ने कहा कि एक सेल एग्रीमेंट 17/5/2025 को रसूल साहब नामी एक शख्स के 4 फर्जंदान, जिनके नाम आपने अभी अभी बताया, अजमतुल्लाह खान, अमजदुल्लाह खान, आसिफुल्लाह खान, फारूकुल्लाह खान, इन चारों ने आपस में एक रिलीज डेट रजिस्टर की और उसी दिन एक रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट इन चारों ने मिलकर मोहम्मद नईम के नाम रजिस्टर करते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत, चारों को जो है, चारों भाइयों को उन्होंने 50-50 लाख के 2-2 चेक, एक आदमी यानी 1-1 करोड़ के चेक इनको दिए हैं नईम ने। यस बैंक जयनगर की ब्रांच के अकाउंट्स हैं और उसके साथ एग्रीमेंट के तहत 50 लाख रुपए कैश भी उनको दिया है। यह एग्रीमेंट रजिस्टर होता है, एग्रीमेंट के साथ रिलीज डेट भी रजिस्टर होती है
रिलीज डीड और एग्रीमेंट में उन चारों भाइयों के साथ साथ नईम के दस्तखत हैं और 2 विटनेसेस हैं जो बहुत अहम है। एक विटनेस जो है उसका नाम है अब्दुल रज़ाक खान, एक और विटनेस है रियाज अहमद। अशरफ साहब ने बताया कि नईम जो है बेंगलोर में यलहंका के पास कहीं उनका एड्रेस है, और अब्दुल रज़ाक खान जो है वो मिनहाज नगर 4th क्रॉस 4th मेन मिनहाज नगर बेंगलोर में रहते हैं। जब ये मामला वहां की अंजुमन को मालूम हुआ तो वहां के अंजुमन के सेक्रेटरी सैयद अजमत ने, इन हजरात ने इमीडिएट एक्शन लिया, वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया और वक्फ बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर सीईओ के डायरेक्शन पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, एफआईआर होता है। 19 तारीख दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर होता है। 24 तारीख को वक्फ ऑफिसर को यह मालूम होता है कि उसमें खरीदार जो खरीद रहा है नईम और दूसरे विटनेसेस के नाम एफआईआर में नहीं है, तो उन्होंने दोबारा 24/12 को पुलिस में फिर दोबारा ये गुजारिश की, एक लिख के दिया कि इनके नाम भी उसमें एफआईआर में शामिल किए जाए। तो अभी तक नहीं मालूम हुआ। अब सामने ये बात आ रही है कि भाई ये नईम है कौन जो 5 करोड़ रुपए दे सकता है। और जब भी पुलिस स्टेशन से जिन्होंने जो 4 लोग जो भाई हैं वो रामनगर में ही रहते हैं, अमजद वगैरह, इनको फोन करते हैं तो वो पुलिस स्टेशन नहीं आते, लेकिन वहां पुलिस स्टेशन को आता है वो शख्स जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक खान। अब्दुल रज़ाक खान और नईम एग्रीमेंट होने के बाद ये जगह रहमतुल्ला नामी एक शख्स जो बीटीएम में रहते हैं उनको फरोख्त करना चाहते हैं, और मैंने खुद रहमतुल्ला खान को फोन किया और पता किया तो उन्हें बताया कि हाँ मैं एडवांस देने वाला था। मैं जाके जगह जब देखा रामनगर में तो मुझे किसी ने बताया कि ये वक्फ की जायदाद है, तो मैं जो है जो सेलर्स थे जो मुझे बेचना चाह रहे थे नईम और अब्दुल रज़ाक, उनसे कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, अगर आपको एडवांस चाहिए, अगर आप ये बेचना चाहें तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लाए। तो उन्होंने कुछ वक्त लेकर एक एनओसी ले जाकर उनको देते हैं, और वो शख्स वो एनओसी लेकर सीधा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस जाकर ये मालूम करते हैं कि ये एनओसी क्या आपने दी है। कौन जाते हैं वहां पे? रहमतुल्ला। तो वक्फ ऑफिसर और उस वक्त जो है उस इदारे के सेक्रेटरी सैयद अजमतुल्ला भी वहां मौजूद रहते हैं। दोनों ने मिलकर यह साफ इनकार किया कि यह बोगस एनओसी है। यहां सवाल यह आता है कि क्या ये जो जिन्होंने जगह फरोख्त करने की कोशिश की और उनके नाम पे एफआईआर हुआ है, और जिन्होंने खरीदने की कोशिश की या खरीद रहे हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से इस वक्फ की जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसमें अशरफ साहब ने बताया कि इसमें कई लोग शामिल है। आपकी इतला के लिए ये नईम है और ये रज़ाक है। नईम और रज़ाक यही है। आप इन दोनों को देखा होगा, उसमें एक शख्स जो है बहुत मशहूर है और मगरूर भी है। फेसबुक पे कई बड़े बड़े लोगों के साथ उसके पोस्ट आते रहते हैं, तस्वीर आते रहते हैं।
जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है और अब्दुल रज़ाक और नईम के पीछे जो है और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तफसीलात जैसे ही हमें मालूम होंगे हम जो है आपके सामने लाएंगे। आज शाम में जो है अशरफ साहब ने वक्त लिया है, हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात कर रहे हैं और मैं हमारे हरदिल अजीज लीडर जनाब जमीर अहमद खान साहब मिनिस्टर हाउसिंग और वक्फ से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को बहुत सीरियस ले और सीआईडी इंक्वायरी करवाए। इस ताल्लुक से मैंने आज उनको एक खत लिखा है, उनके दफ्तर खत पहुंच गया है ये, और मुझे उम्मीद है कि जमीर अहमद खान साहब जो वक्त के मामलात में बहुत सीरियस हैं, बहुत संजीदा हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। मैं उनको पर्सनल मुलाकात करना चाह रहा था, वक्त मांगा है, 3 दिन हो गए अभी मिला नहीं। जैसे ही वक्त दिया जाएगा उनको जाके, मगर इसके साथ जो मैं खत दिया है इसके साथ वो तमाम तफसीलात, सेल एग्रीमेंट, रिलीज डीड, नकली और जाली एनओसी, तमाम चीजें उनको उसके साथ अटैच करके हमने दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सीआईडी इंक्वायरी करवाएंगे।